हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकिता राधा मंडलोई और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा यानी कि एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 में मुझे 23rd रैंक मिली है, जिसके साथ मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। और आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुई हूँ आज मेंस की स्ट्रैटेजी लेकर, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मेंस प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी दिया था तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं कि मेंस की स्ट्रैटेजी भी बताई जाए। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रैटेजी मैं कुछ भी बताऊँगी और भी कोई लोग बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सीधे मेंस पर आते हैं। तो नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन वही कि 6 पेपर होंगे मेंस में, जिसमें से 3 पेपर 300 नंबर के, 2 पेपर 200 नंबर का और 1 पेपर होगा आपका 100 नंबर का। तो सबसे पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट पर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर के क्वेश्चंस 10 होंगे और 15 नंबर के क्वेश्चंस 3 होंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंटली आता है कि हमें किस पर ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि 20-30 वर्ड्स पे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, हमें उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो हमें क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टर आता है। तो स्टार्टर को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, आगे का खाना कैसा होगा, मेन कोर्स कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये जो 3 मार्कर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी कॉपी में जो है वो स्टार्टर का काम करते हैं। जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेकर होते हैं, वो यही सोचकर चलते हैं कि अगर 3 नंबर के क्वेश्चंस में सारा अच्छा सा लिखा हुआ है तो वो यही उम्मीद करते हैं, उनके माइंडसेट हो जाता है कि हाँ, आगे के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से लिखे होंगे। तो यही उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से भी कि 3 मार्कर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत टफ होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा टफ जो पोर्शन होता है वो 3 मार्क्स का ही होता है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक ही लाइन लिख देंगे, बस एक शब्द लिख देंगे, सिर्फ रज़िया लिख देंगे, रज़िया सुल्तान लिख देंगे, जैसे रज़िया बेगम लिख देंगे, उसी को आपको 3 मार्क्स में पूरा का पूरा लिख के बताना है और 3 लाइन में ही लिखना है। तो ये तो सबसे ज़्यादा टफ मुझे ऐसा लगता है कि टफ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप मार्क्स यहीं पर गेन कर सकते हो। तो सबसे अच्छा पार्ट यही होता है, तो हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 3 नंबर के क्वेश्चंस पे मैं बात करना चाहूँगी कि कई सारे लोग बोलते हैं कि क्या लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, पैराग्राफ वाइज लिखें, कैसे लिखें, ये लिखना है या नहीं, वो लिखना है या कैसे भी लिखो, बस उसका कंटेंट आना चाहिए। फर्स्ट थिंग कि जो भी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपके आंसर में नहीं आना चाहिए। जैसे रज़िया बेगम तो क्वेश्चन है, तो रज़िया बेगम जो है वो आपके आंसर में जो ये वर्ड नहीं आना चाहिए, ये वर्ड खाने का काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि हमें जितना कम शब्दों में होगा उतने कम शब्द हमें यूज़ करके पूरा का पूरा 3 नंबर का हमें क्वेश्चन लिखना है। तो रही बात पॉइंट वाइज लिखने की या पैराग्राफ वाइज लिखने की, तो कई सारे क्वेश्चंस होंगे जो पॉइंट वाइज इजीली लिख सकते हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको। तो वो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कॉमन सेंस होता है कि कैसे भी लिखो आपको मार्क्स वैसे ही मिलने हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पैराग्राफ वाइज ही लिखा था, मैंने पॉइंट वाइज मुझे तो नहीं याद है, मैंने नहीं लिखा था पॉइंट वाइज, और मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं उसमें। तो द थिंग इज़ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पॉइंट से लिखेंगे आप तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये 6 मार्क्स पे मैं आ जाती हूँ क्वेश्चंस में। 6 मार्क्स की हमें तैयारी कैसे करनी है। 100 वर्ड्स होते हैं, एक पूरा क्वेश्चन होगा 100 वर्ड्स, यानी कि सिर्फ एक पेज, उसमें हमें इंट्रोडक्शन भी लिखना है, उसमें हमें कंक्लूजन भी लिखना है और उसी में हमें पूरा कंटेंट भी उन्हें देना पड़ेगा, और सिर्फ एक पेज में 100 वर्ड्स में। तो कोशिश कीजिएगा कि 30 मार्क्स की जो 30 वर्ड्स हैं, 30 वर्ड्स का आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा लाइन और लास्ट में कंक्लूजन 2 लाइन का। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 लाइन का कंक्लूजन इनफ होता है। अब रही बात कंटेंट की, तो पॉइंट वाइज लिखना है, फिर से वही बात कि पॉइंट वाइज लिखना है या फिर फ्लो चार्ट बनाना है या कैसे बनाना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें पॉइंट में लिखना है या पूरा पैराग्राफ में लिखना है। तो देखिए आप मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं इंट्रोडक्शन जो है वो 3 नंबर का 3 लाइन में पैराग्राफ में लिख देती थी, उसके बाद में जो बीच का कंटेंट होता था वो हम लिखते थे पॉइंट में, पॉइंट वाइज। पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि उन्हें अलग ही समझ में आ जाए कि हाँ, ये वाला पॉइंट लिखा है तो इसका ये होगा। ज़्यादा उन्हें उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। और रही बात निष्कर्ष की, तो वो तो आप लोग खुद समझदार हैं ही। और फ्लो चार्ट डालना है या नहीं,
क्योंकि ये मार्केट में बहुत ही एक मिथ बनी हुई है कि फ्लो चार्ट डालने से और तरह तरीके के ऐसे डायग्राम्स बनाने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो डायग्राम्स होते हैं, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मेकअप का काम करती है ताकि हमारा आंसर सुंदर लग सके। तो सुंदरता तभी होती है जब सादगी में हो, तो सादगी वही एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट आप डाल रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ 2 डायग्राम्स इन 6 मार्क्स क्वेश्चन। अदरवाइज़ आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। 6 मार्क्स में मेरी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि मैं 3 लाइन का अपना इंट्रोडक्शन देती थी, उसके बाद में जो बीच का कंटेंट होता था, जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वो मैं क्या करती थी कि पॉइंट वाइज लिखती थी और फिर निष्कर्ष वही 2-3 लाइन में निष्कर्ष, और दैट इज़। अब रही बात 15 नंबर के थोड़े से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 15 नंबर में भी सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। इंट्रोडक्शन आपका 4 से 5 लाइन में होना चाहिए, फिर निष्कर्ष 4 से 5 लाइन में, और बीच में जो भी उन्होंने पूछा है, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। अब तैयारी की बात करती हूँ कि ये तो था लिखने का तरीका और क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। अभी जैसे कि प्रीलिम्स का सिंस अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो काफ़ी सारे लोग परेशान भी होंगे इस चीज़ के लेके, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी अभी तैयारी करने में लगे हैं उनको एज मिल जाएगा। तो अभी आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी कि मेंस का मटेरियल कहाँ से, मेंस का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं से भी लीजिए आप, कैसा भी मटेरियल हो, बस मटेरियल आपके पास होना चाहिए। कई सारे लोग अभी शायद और भी पूछेंगे कि कौन सी बुक्स प्रेफर करें, कौन से नोट्स प्रेफर करें। सी, नोट्स या बुक्स कोई भी हो सकती हैं। द मेन थिंग इज़ कि हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू राइट। एक बार आपको लिखना आ जाता है तो फिर आप कैसे भी कहीं से भी पढ़ के आप उसको लिख सकेंगे। कोशिश करिएगा कि लिमिटेड, अगर एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट की एक बुक हो गई है हमारे पास, एक नोट्स हो गए, दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा आप ये मत कोशिश करिएगा कभी कि इससे भी पढ़ लूँ, उससे भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ। ये चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने का काम करती है। होता सब में सेम ही है, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारी जगह पर नई नई चीज़ें, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा 19-20, अदरवाइज़ पूरा सिलेबस सेम है। और दूसरी बात कि मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि सिलेबस और ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से नोट्स इनफ है? इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपको सिलेबस रटा हुआ है या नहीं, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पता है या नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो मटेरियल है हम उसे देखेंगे कि वाकई हमारे पास में सही मटेरियल है या नहीं। तो हम फिर से बात करते हैं। मैं मटेरियल एक बार आपको लोगों को सजेस्ट कर देती हूँ। मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि मैं जिस एकेडमी में थी, द समाधान एकेडमी इंदौर, वहाँ के क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ के जो मटेरियल था, नोट्स थे, मैंने वो प्रेफर किए थे। इसके बाद मैं एक यूनिक का सेट, मैं हमेशा कहती हूँ, तो यूनिक बुक की पूरा सेट था मेरे पास में। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंटली जो लोग निगलेक्ट कर देते हैं जनरली, वो चीज़ मैंने यूज़ की थी, वो थी घटना चक्र। घटना चक्र एक मैगज़ीन होती है जो मंथली आती है, उसमें आप लोगों को एमपी का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से मिल जाता है। सब लोग जनरली प्रीलिम्स के लिए उसको आप लोगों को सजेस्ट करेंगे, शायद मैंने भी की थी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो चीज़ होती है वो ये कि उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो मेंस के होते हैं वो सॉल्व करके दिए हुए हैं। मैंने पूरे के पूरे 12 महीने की 12 मैगजीन्स मेरे पास में थी और मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट उसी से कवर किए थे। मेंस में पूरा का पूरा आपको कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उसमें सब कुछ दिया होगा। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को सच में लगता है कि मेंस के लिए आपके पास मटेरियल नहीं है, आपको लिखते नहीं आ रहा है, आप कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं और बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, तो घटना चक्र आप लोग एक बार देखिए। उसके पीछे जो सबसे पीछे वाले पोर्शन में आप लोगों को पूरी की पूरी मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे, आप उसे प्रेफर कीजिए। वो सब्जेक्ट वाइज भी आता है। मैंने वर्ड हिस्ट्री जो थी पूरी की पूरी उसी में से पढ़ी थी, क्योंकि मुझे वर्ड हिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगी थी उस टाइम पे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे किसी ने सजेस्ट की थी और मैंने वर्ड हिस्ट्री उसी में से पढ़ी थी। तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत इजी कम शब्दों में मिला था मुझे। जैसे ही प्रीलिम्स होगा वैसे ही रोजगार निर्माण को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। मुझे उम्मीद कर रही हूँ कि आप अभी भी रोजगार निर्माण पढ़ रहे हो, लेकिन मेंस की स्ट्रैटेजी, मेंस की सिलेबस वाइज उसमें जो स्ट्रैटेजी दी होगी, उसमें जो मटेरियल होगा वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो चीज़ें, वही पेपर फाड़ कर रखना है एंड ऑल चीज़ें। आपको जब एग्ज़ाम का मेंस के टाइम पे 6 पेपर 6 दिन लगातार होंगे, तो आप लोगों को टाइम बिल्कुल नहीं होगा कि किताबें खंगालो आप। तो जब एग्ज़ाम देने जाना है तब आप इन पेपर्स को और घटना चक्र को और इन सब चीज़ों को पढ़ कर जाइएगा, ये मेरा सजेशन है। और यकीन मानिए ये एक्चुअली में बहुत काम आएगी आप लोगों को ये सजेशन। तो एक बार आप देखिएगा आप लोग,
आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। इसके बाद में मटेरियल वाइज मेरा तो इतना ही था। अब दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट पेपर मेरे पास सिलेबस है, मैं उसमें देखकर बताती हूँ आप लोगों को। हमारा फर्स्ट पेपर होता है हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। तो हिस्ट्री में तो ऐसे कुछ नहीं, वर्ड हिस्ट्री नया जुड़ जाता है। वर्ड हिस्ट्री मैंने बताया आप लोगों को, घटना चक्र अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, वरना किसी भी कोचिंग के नोट्स हो गए, किसी भी बुक, चाहे वो पुणेकर, अरिहंत, किसी की कहीं भी मार्केट में जो भी नोट्स मेंस के लिए अवेलेबल है सेम होगा। जो इंग्लैंड की क्रांति इस बुक में दी होगी वही बुक उसी बुक में भी दी होगी। ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कौन सी लैंग्वेज ईजी लग रही है, कौन सी लैंग्वेज टफ लग रही है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, तो ये डिपेंड करता है। तो वर्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन मैंने हिस्ट्री में एक चीज़ की थी, वो ये किया था कि पूरा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज़ किया कि कौन से पोर्शन से कौन सा आ रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि जैसे वर्ड हिस्ट्री हो गई, नॉर्मल वर्ड हिस्ट्री में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये एनालाइज आप हिस्ट्री में ज़रूर करिएगा, आप लोगों को बहुत काम आएगा, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है यहाँ पर कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। इसके बाद में भारतीय इतिहास, तो वही जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा अच्छे से बताना है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। अदरवाइज़ वही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मुझे क्वेश्चन याद है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक का आया था क्वेश्चन, अभी जो मैंने पेपर दिया था 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, फ़िरोज़ शाह तुगलक की उपलब्धियां या ऐसे कुछ की नीतियां बतानी थी। तो वही सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने ये करवाया, वही जो चीज़ें हमने प्रीलिम्स में रटी थी वही यहाँ पर लिखनी है। तो मेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक नया पढ़ना पड़ेगा, वही फ़िरोज़ शाह तुगलक है जो हमने 1-1 नंबर के लिए 2-2 नंबर के लिए पढ़ा था, उसी को आप 6 नंबर के लिए उस सारे मटेरियल को, उस पूरे पेज को स्कैन करके हमारी कॉपी में उतार देना है। ये चीज़ होती है। तो मेंस अलग नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि प्रीलिम्स या मेंस जैसा कुछ नहीं होता है, एक ही चीज़ होती है, वो है मेंस या MPPSC पूरी। इसके बाद में जैसे मुग़ल और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का उद्भव। देखिए, मुग़ल और उनका प्रशासन में की बात करती हूँ तो अकबर की नीतियों का वर्णन कीजिए। हमने वही सारी चीज़ें प्रीलिम्स में हम पढ़ कर आए हैं कि अकबर ने इसमें क्या किया था, अकबर का जन्म कब हुआ है, उसने कब किस पे रोक लगाई, कब क्या किया, दिल्लाई कब आया, ये सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें लिखनी है जो प्रीलिम्स में हमने लिखी थी। दैट्स इट। इसके बाद में मध्य प्रदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है अब के हिसाब से, प्रीलिम्स में भी और मेंस के हिसाब से भी, क्योंकि मध्य प्रदेश का पोर्शन बहुत बढ़ रहा है। तो एक बार हम प्रीलिम्स में थोड़ा सा कम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट से, और हिस्ट्री में तो और थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सारी साइट्स मध्य प्रदेश में जितनी भी साइट्स हैं आपको वो देखनी पड़ेगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से देखनी पड़ेगी। और कोशिश करिएगा कि मेंस के लिए मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए आप। मध्य प्रदेश के लिए बुक मैंने पिछली बार भी शायद सजेस्ट की थी, वही अभी भी कर रही हूँ, TMH भदौरिया। इसके अलावा आपको MP के लिए मेरी तरफ से कोई और मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, या किसी कोचिंग के नोट्स आप देख लीजिए, बट भदौरिया या TMH की जो इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है ये बुक। और ये बुक दोनों, ये बहुत अच्छी बुक है, आप लोग चाहे मेंस की पर्पज़ से देखिए चाहे प्रीलिम्स के पर्पज़ से देखिए, तो ये बुक बहुत अच्छी है। आप लोग इसी के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को। इसके बाद में आता है भूगोल। तो भूगोल में ऐसे कुछ है नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा, भारत और विश्व भूगोल की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण। हम जितना भी प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, मैंने जितना प्रीलिम्स में पढ़ा था ज्योग्राफी, उतना ही मैंने मेंस के लिए पढ़ा था, उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ किया था। किस तरीके से मानसून आता है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, या अर्थक्वेक को डिटेल में, और जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसमें कोई भी नोट्स ले लीजिए, कोई भी नोट्स, बिल्कुल कोई भी नोट्स ले लीजिए ज्योग्राफी के लिए, कोई भी बुक ले लीजिए। मैंने जो एक SK ओझा सर की परीक्षा वाणी आती है वो मैंने प्रेफर की थी मेंस के टाइम पे थोड़ी बहुत, और यही पर्यावरण के लिए भी मैंने की थी। इसके बाद में वही मध्य प्रदेश की कृषि, जलवायु क्षेत्र और उद्योग, तो मध्य प्रदेश का पोर्शन हम उसी में से भदौरिया में से सारा कुछ कवर कर लेते हैं। कृषि और मृदा और कुछ इस तरह खाद्य प्रसंस्करण, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको मेंस के टाइम पे या मेंस के 2-3 महीने पहले भी आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इतने टफ पढ़ेंगे, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें जो स्कूल में हमने पढ़ी थी उन्हें थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से स्ट्रैटेजी वाइज हमें पढ़ना होगा। और यहाँ पर एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड होती, वो है
केस स्टडी, जब कई सारे लोग सिलेबस में देखते हैं कि नया आया है केस स्टडी क्या होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत पता नहीं क्या होगा और कैसे होगा और ये सब चीज़ें। कुछ नहीं है, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, कच्छ में भूकंप आया था, और जो भी हुई है अभी तक ट्रेजेडीज़ आई हैं हमारे इंडिया में, वही हमको पढ़नी है। सुनामी आई है, जापान की है, फुकुशिमा है, भोपाल गैस त्रासदी है, तो वो क्यों आई हैं, कैसे आई थी, उसमें कॉज क्या थे और किसकी गलती थी और हम क्या कर सकते थे, हमने क्या सीखा, बस इतनी सी चीज़ है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अकेले खुद से भी पढ़ेंगे, किसी भी बुक से, किसी भी नोट्स से आप वो पढ़िए, आप चाहे इंटरनेट से पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से वो बन जाएगा। क्योंकि 3 नंबर में पिछली बार, अभी भी 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, और हमेशा जनरली 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि आप उत्तराखंड वाली जो ट्रेजेडी हुई थी आप वो लिख दीजिए 6 नंबर में। तो ईजी है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने ये प्रीलिम्स के बाद ही मैंने ये वाली सारी चीज़ें पढ़ी थी और मुझे ईजी लगा था। सेकंड क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, मुझे भी लगा था, क्योंकि कई सारी चीज़ें यहाँ पर नई ऐड हुई थी। जैसे कि संविधान का जो पोर्शन है वो तो वही होगा जो प्रीलिम्स में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। कई बार जब सिलेबस देखते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जैसे कि विधान है, यहाँ पर जो एक्ट्स आते हैं पूरे के पूरे 10 एक्ट्स हैं, वो आप लोगों को पूरे पता होने चाहिए। एक्ट के लिए कोई भी आप चाहे बुक ले लीजिए। जैसे 10 एक्ट हैं, अब सारी धाराएं याद नहीं हो पाएंगे, सारे सेक्शंस आपको याद नहीं हो पाएंगे, ये तो तय है कि आप कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो भूलेंगे ही भूलेंगे। फर्स्ट थिंग आप चाहे तो नोट कर लीजिए, एक्ट है, कोई भी एक्ट है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ओके 2005। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है। सबसे पहली चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे, ये क्या है। दूसरी चीज़ कब आया। तीसरी चीज़ क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी। चौथी चीज़ इसके मेजर, इसमें क्या है एक्चुअली में, कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ें। इसमें धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं और चैप्टर्स कितने हैं, ये। इसके बाद में इससे बेनिफिट्स क्या हैं, इसे कब लागू किया गया और क्यों लागू किया गया, ये चीज़ें हो जाएंगी। और कब तक प्रभावी है, इसमें कमी क्या है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं बस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्ट मतलब क्या, अधिनियम होता है, मतलब कि कुछ नियम होंगे। तो जैसे कि सूचना का अधिकार का उल्लंघन करने पर क्या सज़ा होती है, मेजरली किसको सज़ा होती है, हम कहाँ शिकायत कर सकते हैं, हम कहाँ नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हर एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। यही सारी चीज़ें मेजर है जो आपको हर एक्ट में, जो जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे एक्ट की आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं सामाजिक क्षेत्र है, इसमें शिक्षण प्रणाली है, मानव संसाधन विकास है, कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक सेवाएं, लोक व्यय एवं लेखा। ये मैं हिंदी में सिलेबस पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को। तो सारी चीज़ें फिर से वही बोल रही हूँ, आप कोई भी नोट्स ले लीजिए, इसके लिए आप लोगों को सारी चीज़ें सेम मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, सोशल में स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण है, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं। फिर उसके बाद में शिक्षण प्रणाली में वही यूजीसी क्या होता है, फिर सीबीएसई क्या है, एमपी बोर्ड क्या है, कुछ इस तरह मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम क्या है, कब बना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगी अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे याद होगा, किसका क्या काम है। यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो हमें नाम से ही लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए ग्रांट देने वाला कमीशन है। तो वही चीज़ें कि कब बना, क्यों बना, ठीक है, इसकी ज़रूरत क्या थी और अभी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हर किसी के बारे में बस आप लोगों को यही, जैसे मैं एनसीईआरटी है, कब बना, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी, ठीक है, और काम क्या होता है मेजरली, जैसे आईटीआई, आईआईएम, आईआईटीज़, इन सब का भी आ सकता है। एमपीपीएससी, यूपीएससी का भी आ जाएगा, यूपीएससी का गठन कब हुआ, एमपीपीएससी का कब हुआ, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इनकी कार्यप्रणाली कैसी है, ये कैसे वर्किंग कैसी है, ये क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, कैसे लोक सेवक, आप खुद लोक सेवक जब बनने वाले हो, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, आपके लिए कौन कौन से एक्ट हैं, आपके लिए कौन से सेक्शंस हैं, आपके लिए कौन से आर्टिकल्स हैं, संविधान में क्या है, आपको क्या प्रॉफिट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगी। लेकिन बस ये कि 2-3 बार आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और कोशिश करिए कि इसके लिए सेकंड पेपर के लिए शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाएं। वैसे आपको हर पेपर में बनाना ही है, लेकिन जो सेकंड पेपर है वो आपको शॉर्ट नोट्स में मैंने
पूरा ये वाला पेपर जो शॉर्ट नोट्स के दम पे सिनॉप्सिस के दम पे ही निकाला है, क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं। अगर एक एक्ट की बात करो तो 10-12 पेज का एक एक्ट होता है, लेकिन उसे ही मैंने एक सिंगल पेज में मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया था, और यही चीज़ें लास्ट में रिवाइज़ करके मैं गई थी। तो यही डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आपको कैसे इजी बनाना है। तो मैंने पूरा का पूरा पेपर इजी बना दिया था। सेकंड पेपर जो है, इतना बड़ा पेपर मैंने 15 से 20 पेज में पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया इसमें, इतने में। तो आप लोगों की ये कोशिश करिएगा, क्योंकि सिर्फ डेट्स लिखनी है, हमें सिर्फ डेट्स लिखनी है, उसका थोड़ा सा काम लिखना है, बस ये सिनॉप्सिस हो गई। इसके अलावा आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। लास्ट में जैसे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, ब्रिक्स, UNO, ये सारी चीज़ें, तो वही ये सारी चीज़ें हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, और अभी हम वही जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी को लिखना है कि कब बना, क्यों बना, क्या काम है, अभी क्या चल रहा है, उसके हेड कौन है, उसके क्या काम है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमने प्रीलिम्स के टाइम पे हम पढ़ते ही हैं। थर्ड पेपर बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं बोल सकती हूँ। थर्ड पेपर के फर्स्ट पोर्शन की हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप लोग लूसेंट प्रेफर कीजिए। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत सारा पूछा गया था इसमें, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लूसेंट अच्छे से पढ़ के गए होते तो काफ़ी अच्छे से बन जाता, बहुत अच्छे से बन जाता। तो वही उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद के जो पोर्शन है, मैंने मैथमेटिक्स नहीं किया था सॉल्व, और कब मैंने ज़्यादा टेंशन में नहीं लिया था, क्योंकि अगर 3 मार्क्स में आता है तो अगर आप बचपन से, अगर आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है 11th-12th में, तो भी आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो क्या पूछेंगे कि लाभ हानि, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो पूछेंगे कि इसका परसेंट निकालिए, इसका इंटरेस्ट निकालिए, जो CI होता है, नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें। तो वो हम इजीली कर सकते हैं। वैसे तो नहीं आता है, लेकिन कभी कभी 3 मार्क्स में आ जाता है तो कंपलसरी होता है। अदरवाइज़ 6 मार्क्स में आता है या 15 मार्क्स में आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि और में क्वेश्चन आपको कोई और मिल ही जाएगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि अगर 6 मार्क्स में और 15 मार्क्स में आएगा तो मैं छोड़ दूंगी शायद, अगर नहीं बनेगा तो। और मैंने ऐसा ही किया, बाकी सारा मुझसे बन रहा था इसलिए, क्योंकि और में कई सारी चीज़ें थी। वैसे ही 3 मार्क्स में अगर आता है तो कंपलसरी होगा 3 मार्क्स में, तो वो ईजी ही पूछेंगे, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे। वो आपको 10th तक का जो मैथमेटिक्स होता है उतना होगा, तो उतना आ जाता है जनरली। इसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा सा रोल आ जाता है, क्योंकि अभी कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हमने मिशन शक्ति हो गया, ये ऐड हो जाएगा, और कई सारी चीज़ें नई चीज़ें ऐड होती जाती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हमारा भारत बहुत विकास कर रहा है और तो जैसे अंतरिक्ष की बात हो गई, चाहे अंतरिक्ष की, चाहे रक्षा विभाग की बात हो गई है, DRDO, इसरो, नए दिन प्रतिदिन नए आविष्कार भी हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी सी अपडेटेड होनी चाहिए। न्यूज़पेपर का इसमें कई रोल होता है यहाँ पर, इस वाले पेपर में। अदरवाइज़ ऊर्जा प्रबंधन हो, चाहे पर्यावरण, तो वही SK ओझा सर की बुक आप बिल्कुल प्रिफर करिएगा। परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद में पर्यावरण, ऊर्जा प्रबंधन का किसी भी नोट से आप लोग पढ़ लीजिए। ऊर्जा प्रबंधन वही आएगा जो हमने बचपन में 10th तक जो जनरली पढ़ा था। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा करंट अफेयर्स ऐड करना पड़ सकता है, आप लोगों को करना चाहिए भी, क्योंकि नए डाटा आते रहते हैं, दरें बदलती रहती है, कुछ हो जाता है। अभी हमारी इकोनॉमी जैसे कि 5वें नंबर, मतलब 5वें के बाद में 6ठे नंबर पे आ गई है फ्रांस के बाद में, तो इस तरीके से और भी कई आगे और भी चेंजेस आ जाएंगे। तो आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए सजेस्ट करूँगी आप लोगों को यूनिक एक बार पढ़कर देखिएगा। अदरवाइज़ मैंने समाधान एकेडमी के नोट्स ही पढ़े थे, मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं की थी इसके लिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती थी इकोनॉमिक्स, थोड़ी सी कम वो बुक से थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आता था, तो मैंने वो नोट्स पढ़े थे। अदरवाइज़ मध्य प्रदेश का जैसे कि बात की जाए, मध्य प्रदेश की कई सारे लोग बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी कैसे लिखेंगे, मध्य प्रदेश का भूगोल, तो चीज़ें एक ही हैं। हम चाहे वो भारत के पर्सपेक्ट में पढ़ें, चाहे वो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्ट में पढ़ें। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, क्योंकि पिछली बार वो क्वेश्चन पेपर पूछा था कि मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट, तो मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट कैसे, तो वही इंडिया का ही हमें लिखना था, उसी को मध्य प्रदेश में कन्वर्ट करके उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके चेंजेस करके वो चीज़ें हमें लिखनी चाहिए थी। तो इसी तरीके से ये तो हमारा कॉमन सेंस होता था। अदरवाइज़ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है कोई टफ़ तो पूरा इकोनॉमिक्स होता ही है, लोगों को लगता ही है। खैर यहाँ पर LPG जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ में आपको ये चीज़ें ऐड करनी ही पड़ेगी। तो कोशिश करिएगा कि हम कोई भी नोट्स लें सबसे पहले तो सिलेबस उठाइएगा 7 से 7.1 टू 7.17 जो सिलेबस में जो दिखेगा आप लोगों को, उसमें सारी चीज़ें टिक करिएगा कि कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पता है कि ये आपके मटेरियल में है या नहीं है। तो ये इस तरीके से हम मटेरियल जो है सिलेक्ट करते हैं। एथिक्स में कुछ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मैं बता सकती हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है एथिक्स में मैं जो बात कर रही हूँ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, यही सारी चीज़ें आप लोगों को एथिक्स में लिखनी होगी। क्या सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, उसके एथिक्स क्या होने चाहिए, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, उन्हें कैसे बात करनी चाहिए, उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो मैं कह सकती हूँ जो बचपन में माँ बाप के संस्कार होते हैं, वही कहीं ना कहीं आपको एथिक्स यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। एज ए सिविल सर्वेंट आपको केस स्टडी दे देंगे। केस स्टडी पर मैं थोड़ा सा बात करती हूँ अभी बाद में। इसके बाद में जो इसका सेकेंड पॉइंट है, दार्शनिक और विचारक आते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट दी हुई है, महावीर बुद्ध से लेकर राम मनोहर लोहिया तक जितने भी दार्शनिक और जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, इनके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि इनकी किताबें बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा। अभी से मतलब कि अभी से इसमें से एक एक जो व्यक्तित्व है आप लोग तैयार करते चलिए कि आज हमने महावीर कर लिए, कल बुद्ध कर लेंगे हम, फिर परसों गांधी जी कर लेंगे। इनकी क्या किताबें थी, ये क्या सोचते थे, राम मनोहर लोहिया की स्ट्रैटेजी क्या थी, उनके क्या एथिक्स थे, वो कैसे अपनी मनोवृत्ति को संभाल कर रखते थे। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मतलब जब ऑन टाइम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगी कि कौन सी बुक किसकी थी। सी लाइक रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो गए, इनकी कई सारी किताबें आप लोगों को मिलेगी वहाँ पर, जो आप लोगों को तब शायद आप भूल जाओ, तो फिल्म्स में भी काम ही आना है। तो अभी से कोशिश करिएगा कि लिस्ट अभी से बनाते जाइए। अदरवाइज़ एक बार आप पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। अगर आप क्लास जाते हैं तो ठीक है, अगर आप क्लास नहीं जाते हैं तो कोई भी नोट्स लीजिए और इंटरनेट का सहारा लीजिए। कोई मनोवृत्ति क्या होती है, अभिक्षमता क्या होती है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे ये चीज़ कि कहना क्या चाह रहे हैं बुक में, तो फिर वो बहुत ईजी है। अगर नोट्स की बात करूँ तो मैंने दृष्टि विजन आई है, इसके दृष्टि के नोट्स मैंने इसके लिए पढ़े थे, और मैंने सिर्फ नोट्स ही पढ़े थे और एक ही नोट्स पढ़े थे, इसके थोड़ी बहुत सिनॉप्सिस बना ली थी। और बस यही, जैसे भ्रष्टाचार क्या होता है और सावैंगिक बुद्धि क्या होती है, बस इसी तरीके से। और दूसरा है यहाँ पर जो सबसे लास्ट में इसमें दिया है कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित प्रकरणों का अध्ययन, यानी कि केस स्टडी। ये एक्चुअल केस स्टडी होती है। क्यों आप लोगों को एग्ज़ाम में यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा कि आप सिविल सर्वेंट है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने पेपर में जो केस स्टडी सॉल्व की थी वो थी कि आप सिविल सर्वेंट है और आप किसी अतिक्रमण को हटाना है, लेकिन जिस दुकान को आप हटाने जा रहे हैं उससे थोड़ी सी पर्सनल आप लोगों की बॉन्डिंग है, क्योंकि आप वो बूढ़ी औरत है, आप उसकी दुकान पर रोज़ जाते हैं, आप वहाँ से रोज़ कुछ खरीदते हैं, आपको वहाँ पर सिंपैथी भी आएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, हम वो दुकान भी हटाएंगे क्योंकि वो हमारा ऑर्डर होगा, लेकिन वो हम चूँकि हमारा पर्सनल इंटरेक्शन भी है तो उस दुकान को ही और शिफ्ट करा देंगे हमारी गारंटी पे। या फिर इसका आंसर आप कुछ और भी लिख सकते हैं ताकि हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन, सी एज ए सिविल सर्वेंट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी ऊपर से ऑर्डर आएंगे वो आपको फॉलो करने ही होंगे। आप खुद किसी भी कंडीशन में, आप चाहे एसडीएम हो, चाहे कुछ भी हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, व्हाटएवर, तो आप लोगों को थोड़ी सी पर्सनल यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो आप लोगों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम शपथ इसी चीज़ की लेते हैं। तो अगर हम ऑन ड्यूटी है तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम नियमों का पालन करें, लेकिन हाँ, इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि हम उसे बैलेंस कर सकें। तो वो डिपेंड्स ऑन योर केस स्टडी, या डिपेंड्स कि आप कैसे करते हैं। तो कोशिश करिएगा कि केस स्टडी के लिए इसके लिए एक मार्केट में कुछ भी अवेलेबल है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, कई सारे नोट्स आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसमें। तो उसमें आप लोगों को सॉल्व करते बन जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं और एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बहुत ईजी है, 15 मार्क्स का एक आंसर लिखना होता है। इस तरीके से उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको जो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो आप किसी बड़े से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हमें यहाँ पर क्या बोलना चाहिए। 5th पेपर आ गया, थोड़ा लोगों को टफ भी लगता है, सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी में जैसे कि पल्लवन हो गया, सबसे पहला ही मुझे दिख रहा है। हिंदी मतलब कि हिंदी, इसमें तो इंग्लिश है ही नहीं, तो पल्लवन, संक्षेपण, संधि, समास, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो यही
संधि क्या होती है, समास क्या होता है। इसके लिए मैंने तो वैसे क्लास ली थी तो मेरे पास में क्लास के नोट्स थे। अदरवाइज़ आप लोग किसी कोचिंग के या तो नोट्स आप ले सकते हैं। कोई बुक मैंने इसके लिए प्रेफर नहीं की थी। एक छोटी सी बुक थी, लूसेंट की थी, सामान्य हिंदी की, जो जनरली व्यापम वाले लोग भी पढ़ते हैं। उसी में से मैंने समास, संधि, विलोम, समानार्थी, ये सारे शब्दों को मैंने उसमें से पढ़ा था। सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी में मुझे ये लगता था कि पत्र, पहली चीज़। दूसरी बार में पत्र लेखन, और उसके बाद में पैराग्राफ आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए आएगा, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इसके बाद में कुछ वर्ड्स आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने पड़ेंगे। सी क्या होता है कि हम थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कि हिंदी का पेपर तो है, लेकिन काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, कि आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलने के और बहुत अच्छी मार्क्स मिलने की इसमें पूरी गारंटी, संभावनाएँ होती है वो, और मिल सकते हैं आप लोगों को। तो कैसे मिलेंगे? जैसे कि मैं वर्ड्स पे आती हूँ, तो आप अभी से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे जनरली ये होता है कि पॉलिटी से रिलेटेड हमारी टर्म्स आती हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप कोशिश करिए कि आप वो सारे वर्ड जो आप पॉलिटी में और जो यहाँ पर जो टर्म्स पढ़ रहे हैं उसे हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, और हिंदी वालों को पता होना चाहिए कि संविधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइक इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गजट की स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें ध्यान देने के लिए है, क्योंकि स्पेलिंग्स की जनरली मिस्टेक होती है तो फिर नंबर कट जाता है। तो यही, अगर आपने एक शब्द पूरा सही लिखा है, 3 नंबर पूरे आप लोगों को मिलेंगे। इसमें मार्क्स कटने की कोई गारंटी ही नहीं होती, कोई चांस ही नहीं होता। तो ये आप लोगों पर डिपेंड है। तो मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगी कि अपनी कॉपी के पीछे एक कॉलम बना लीजिए और उसमें अभी से वर्ड्स लिखते जाइए, ताकि ये चीज़ मैंने नहीं की थी तो मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ था, क्योंकि लास्ट में फिर मुझे जब एग्ज़ाम आ गया था तो मैंने 100 200 जो वर्ड्स थे वो मुझे रटने पड़े थे कि अच्छा इसे ये बोलते हैं हिंदी में और अच्छा इसे ये इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर आप अभी से करते चलेंगे, रोज़ 2 शब्द 3 शब्द भी करेंगे आप, तो आप लोगों को अभी से बहुत फ़ायदा होगा। फिर बस वही अपनी कॉपी, जो भी सब्जेक्ट की कॉपी है आपकी, उसके पीछे वाले जो पेज पे आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। रही बात, हम प्रतिवेदन की बात करते हैं। प्रतिवेदन से मतलब है कि कुछ विज्ञप्ति हो जाएगी, पत्र लेखन हो जाएगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें। मुझे सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट पता है क्या लगता है, वो है रोज़गार निर्माण न्यूज़पेपर। अगर आप रोज़गार निर्माण को देखेंगे तो 2-3 पेज के बाद, स्टार्टिंग के बाद में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको आप बोल सकते हो। तो जैसे कि विज्ञप्ति निकालनी है किसी भी कार्यालय की, शायद कलेक्टर ने निकाली हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी ने निकाली हो, तो आपको क्वेश्चन पेपर्स में कुछ भी लिख देंगे कि आप एसडीएम हैं या आप यहाँ के कलेक्टर हैं, आप डीएम हैं, आप इस चीज़ की विज्ञप्ति निकालिए। आप इस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, इस चीज़ की विज्ञप्ति निकालिए कि आपकी कॉलेज में वैकेंसी है, आपको ये सामान चाहिए या वॉट एवर, कुछ भी। तो ये चीज़ आप रोज़गार निर्माण में आप अभी से देखना शुरू कर दीजिए कि कैसे, कि कहाँ पत्र संख्या लिखी है, राज्य सरकार का कैसा होता है, केंद्र सरकार का कैसा होता है, इस तरीके से चीज़ें अभी से थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइए, उस पर ध्यान देते जाइए, तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा आप लोगों को टफ नहीं पड़ेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। तो रोज़गार निर्माण न्यूज़पेपर इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर वही मुहावरे, तत्सम, तद्भव, विलोम, इसके बाद में प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली, देखिए इसमें दिया हुआ है जो, तो वही प्रशासनिक, आपको नॉर्मल शब्द वहाँ पर नहीं मिलेंगे, प्रशासन से रिलेटेड शब्द ही मिलेंगे। जैसे मैंने महाभियोग बताया, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो कुछ इसी तरीके की आपको टर्म्स मिलेंगी, अनुदान को क्या बोलते हैं, और बस इस तरीके की चीज़ें। तो जो भी पॉलिटी में या जो सेकंड पेपर जब पढ़ते हैं हम, जो पॉलिटी में पढ़ते हैं हम, तो वही चीज़ें उसी को आप नोट डाउन करिए, उसी के शब्द देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छी मार्किंग होगी। और प्रतिवेदन के लिए फिर से कह रही हूँ कि अभी से ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार का कैसे होता है, राज्य सरकार का कैसे होता है, हम जूनियर को कैसे लिखते हैं, हम सीनियर को कैसे लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को रोज़गार निर्माण में बिल्कुल मिलेगी। चलिए लास्ट आ ही गया है, लास्ट जो है वो निबंध सेक्शन का होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय निबंध, एक फर्स्ट ऐसे होता है जो 50 मार्क्स का होता है, और बाकी के 2 ऐसे जो होते हैं वो 25 मार्क्स के होते हैं। मुझे ऐसे में आउट ऑफ 100 मुझे मार्क्स मिले हैं 65, तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, और भी शायद अच्छे हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट मुझे तो ठीक लगा है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो ऐसे 1000 वर्ड्स का है वो तो ठीक है, लेकिन जो 25 मार्क्स के जो ऐसे होंगे, उसके जो सारे सब्जेक्ट जो दिए होंगे ऐसे, उसमें आप इतना कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली में आप कौन सा लिखें, सारे आते होंगे।
तो ऐसे के लिए परीक्षा मंथन मैंने आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। परीक्षा मंथन एक बुक होती है, उसमें कई सारे ऐसे दिए हुए हैं, और जिन लोगों को लगता है कि वो जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो अभी से थोड़ा सा अपनी राइटिंग पे और राइटिंग स्पीड पर ध्यान दीजिए। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में क्या पूरे के पूरे जो 1400 नंबर का क्वेश्चन पेपर होंगे, जो पूरा मेंस होगा, उसमें इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे के लिए परीक्षा मंथन आप देखिए, न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से देखिए। और दूसरी बात कि आप पहले तो ये देखिए कि आप लोगों के जो दिमाग में मतलब थॉट्स आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ डिबेट्स होती है, राज्यसभा टीवी चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें विशेष आता है, कई सारे बुलेटिन्स आते हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए अभी से। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ऐसे का पेपर है तो 1 महीने पहले या फिर मेंस के पहले ही करेंगे हम तैयार, तभी करेंगे। आपका लास्ट पेपर अभी से तैयार हो रहा है। जिस दिन से आप तैयारी करना शुरू की है उसी दिन से आपकी तैयारी हो रही है ऐसे के लिए, क्योंकि आपने क्या प्रीलिम्स में पढ़ा है, क्या मेंस में पढ़ा है, आप क्या सोचते हो, आपने बचपन से क्या सीखा है, यही सारी चीज़ें आपको ऐसे में उतारनी है। क्या न्यूज़पेपर में पढ़ा है, यही सारी चीज़ें। तो ऐसे कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर कोई बोल रहा है कि हम बहुत अच्छे से ऐसे करवा देंगे, तो हाँ, ऐसे के कुछ रूल्स ज़रूर होते हैं, वो आपको ज़रूर कोई बता सकता है। वो आप खुद भी देख सकते हो कि कैसे पैराग्राफ वाइज ही लिखना है, पॉइंट नहीं हो सकते हैं, कैसे लाइन छोड़कर पैराग्राफ स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें नहीं लिखनी है, क्या चीज़ें लिखनी है, और कुछ इस तरीके की चीज़ें। नकारात्मक नहीं होना है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कैसे पॉइंट नहीं डालना है, और पॉइंट बिना डाले ही आपको टॉपिक चेंज भी करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक कला होती है, तो ये आप लोगों को कोई नहीं सिखा सकता। ये हैबिट आप लोगों की खुद ही हो जाएगी। परीक्षा मंथन एक बार पढ़कर देखिएगा आपकी किस तरीके के ऐसे उसमें लिखे हैं। कोट्स अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। कोट्स एज इन की कई सारे, जैसे नारी सशक्तिकरण पे आ गया, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे नारी सशक्तिकरण पर, तो आप उसके लिए 2 लाइनें देख लीजिए अभी से। आप लोगों को थोड़ी सी जो शायरी टाइप की होती है वो भी आप बना सकते हो अगर आप लोगों को शौक़ है तो। इस तरीके की चीज़ें ये ऐसे में आप लोगों को काम आए। तो ये तो थी पूरे 6 पेपर, आप लोगों को थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया है। कोशिश करेंगे कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस की जब बारी आएगी, तो एक एक सब्जेक्ट को हम उठाकर हम लोग देख लेंगे कि कैसे किस चीज़ की तैयारी करनी है और कैसे किसे कहाँ से पढ़ना है। तो फिर से वही बात कि कैसे हम लोगों को अभी से मटेरियल अरेंज करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ होती है। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि हमें लिखते नहीं होता है, कब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है। अगर आप एकदम बिगिनर हो रहे हो, आपको बिल्कुल नहीं पता कि मेंस कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आप कॉपी पेन उठाइए, अपने बारे में लिखना स्टार्ट करिए कि आप कौन है। सबसे पहले एक शब्द लिखिए, जैसे मैं निकिता, तो 3 मार्क्स में मैं क्या निकिता लिख दिया मैंने। और कैसे आप खुद को डिफ़ाइन करेंगे कि सामने वाले को पढ़कर आपके पूरे व्यक्तित्व के बारे में समझ में आ जाए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरीके से आप खुद के बारे में, क्योंकि आपको मतलब मेरे से अच्छे से कौन जान सकता है, कोई नहीं, तो आपको भी खुद से अच्छे से कोई नहीं जान सकता। तो आप खुद बहुत अच्छे से जानते हैं खुद को, तो इसीलिए अगर आप खुद को लिख पा रहे हैं अच्छे से, तो ये कोशिश करिएगा कि आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसे भी अच्छे से लिख पाएंगे। और कैसे लिखना है, तो वही कि हम 3 मार्क्स में कैसे खुद को पूरा का पूरा 3 लाइनों में पूरा बिठा सकते हैं, कैसे गागर में सागर भरना जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपको करना आना चाहिए। तो वही 6 मार्क्स में भी खुद के बारे में लिखिए, आप 15 मार्क्स में भी तो खुद के बारे में लिखिए। देखिए कई सारे लोगों की आदत हो जाएगी, अभी कॉलेज से हम आए हैं तो कॉपी भरने की, यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है कि जो भी आंसर दिया है हम खूब सारा लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर एक क्वेश्चन है 6 नंबर का है तो वो 1 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 100 वर्ड्स मतलब कि 90 वर्ड्स में हमें वो ख़त्म करना है। इसी तरह 15 मार्क्स का है तो वो 3 पेज में जाना चाहिए 300 वर्ड्स का। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा समझिए कि वर्ड लिमिट यहाँ पर इसीलिए दी गई है ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो सके, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पूरा पेपर लिखना होता है। अगर आप 100% क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो ये समझिए कि आपका 100% जो सिलेक्शन है वो तय है। क्योंकि कई सारे लोग जिनका रुक जाता है, उनकी यही शिकायत होती है कि क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाए, हमारा 70% ही हो पाया, 75% ही हो पाया है। हमने कितनी भी अच्छी हम क्वालिटी दे दें, क्योंकि मार्किंग आपको 15 मार्क्स में से नहीं होती। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो आपको 12 मार्क्स में से मार्किंग करेंगे, चाहे वो आप, तो फिर वो आपको 12 आउट ऑफ 12 दे देंगे। 15 आउट ऑफ 15 कभी भी नहीं मिलते हैं, 3 आउट ऑफ 3 ज़रूर मिल जाते हैं। तो ऐसे ही हमें कोशिश, क्योंकि अगर आप फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में
और मैंने जैसे बोला कि हाफ मार्किंग, पहले से हाफ मार्किंग हो रही है, उसमें भी आप 70% अगर लिख कर आएंगे तो फिर तो 70 आउट ऑफ 70 तो आप 60% ही शायद गेन कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। तो यही चीज़ें हैं कि हमें पूरा 100% क्वेश्चन इन एनी हाउ कंडीशन लिखना ही है, चाहे आप कुछ भी करिए, आपको आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जानी चाहिए तब तक के लिए। और वहाँ पर प्रेशर इतना होता है मेंस लिखते टाइम पर, आप लोगों को अगर किसी ने दिया होगा तो समझ में आता है कि बहुत प्रेशर होता है कि हाथ अपने आप ही चलते हैं। लेकिन यही कोशिश करिएगा कि जो अच्छे से लिखेंगे। तो अच्छे से कैसे लिखेंगे, अभी से कुछ चीज़ों की आदत डाल लीजिए। जैसे कि हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की भाषा कैसी है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस पर कि उन्होंने कैसे शब्दों को घुमाया है, कैसे शब्दों को कनेक्ट किया है, किसके बाद क्या लिखा है, कैसे शब्दों को जोड़ा है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। आप लोग ये कोशिश करें, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल्स जैसे उसमें आते हैं, संपादकीय अगर आप पढ़ते हैं तो वो कैसे लिखा हुआ है कि हमें समझ में आ जाता है, छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो न्यूज़पेपर पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और जिन लोगों को स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वो एक बार घटना चक्र ज़रूर देखिए। घटना चक्र में जो पीछे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोगों को दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करिए। पहले देख कर करिए, फिर बिना देखे करिए, फिर इस तरीके से उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को उन्हीं को बार बार सॉल्व करिए और लिखिए कि आप कितने समय में। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लिख रहे हैं। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरी बात, मेंस में आंसर लिखते टाइम पर और अभी से तैयारी करते टाइम ये सोच लीजिए कि हमें क्या सीखना है। व्हाट टू राइट नहीं सीखना है, हाउ टू राइट ये सीखना है। तो आप चाहे किसी और से कंसल्ट करिए, कोई टीचर से कंसल्ट करिए, चाहे आप खुद करिए। फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको यही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मटेरियल सबके पास है, मटेरियल तो सबके पास है, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कई सारे लोग बहुत सारे बार मेंस दे चुके हैं, तो हम उनसे अलग कैसे बनेंगे। तो हमें स्मार्ट स्टडी थोड़ी सी तो करनी चाहिए। तो ये मत सोचिए कि हमें बहुत सारा आता है, हमें उतना आना चाहिए जितना क्वेश्चन पेपर्स में आता है। कई सारे लोग निगलेक्ट खुद को बहुत डिमोरलाइज़ कर लेते हैं, कई सीनियर्स को देखकर और कभी किसी को देखकर कि हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता। एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको सिलेबस में रखी हुई, सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखी हुई हर एक चीज़ आती है, आपको पता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो ये समझिए कि आप बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन आपको सिलेबस का एस भी नहीं पता, आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, तो फिर आप थोड़े से मुश्किल में हैं। तो अभी से संभल जाइए। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना, नॉलेजेबल बनना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बस एक ही चीज़ है, वो है कि सिलेबस में क्या लिखा हुआ है हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे कैसे पता, मैंने पूरा सिलेबस मुझे रटा हुआ था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स रटे हुए थे। तो कई बार होता था कि कोई दोस्त आकर पूछ लेता था, अच्छा तुमने ये पढ़ा क्या, तो मैं बोलती थी कि नहीं पढ़ा। और कई बार लगता था कि अरे यार ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन फिर जब घर जाकर सिलेबस में देखा तो पता चला कि इसके तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, ये सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर हम क्यों पढ़ें। तो अभी से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें नॉलेजेबल नहीं बनना है, हमें क्वेश्चन क्या लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, वो आना चाहिए आप लोगों को। तो और दूसरी बात, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अभी हमारे पास अगर इस बार भी मेंस लिखनी है, आप अभी से भी अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन वही कि स्मार्ट स्टडी यहाँ पर काम आएगी। क्वेश्चन पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, न्यूज़पेपर, जो मैंने 3-4 मैगजीन्स बताई थी, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता निर्देशिका, घटना चक्र और रोजगार निर्माण, यही 4 मैगजीन से मैंने अपना प्रीलिम्स और मेंस निकाला है और इसी से तैयारी की थी। तो इसके अलावा मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। हाँ, आप कोई भी मटेरियल की बात करें तो किसी भी नोट्स को उठा लीजिए, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। मध्य प्रदेश के लिए भदौरिया लेना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। तो वही फिर से वापस मैं आती हूँ कि 20 मार्क्स पे जो 30 मार्क्स के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 30 वर्ड्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एग्जामिनर जैसे ही कॉपी खोलता है वैसे ही आपको वो क्वेश्चन पेपर, वही क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप उसमें उन्हें उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें अच्छे से नहीं लिखते हैं, उसमें गलत लिखते हैं, तो माइंडसेट ये हो जाता है कि आगे भी इस बंदे या इस बंदी ने गलत ही लिखा होगा, या फिर आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, वही होगा। वही सारी चीज़ें कि हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए और निष्कर्ष।
तो पॉजिटिव ही एंडिंग होती है। कोई भी सरकार की बुराई नहीं कर सकते, नीतियों की बुराई नहीं करनी है आप लोगों को, किसी भी चीज़ को मतलब सिस्टम को कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि ये तो सच है कि निरंतर जो लगातार जो चेंजेस तो आते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं। तो ये आप लोगों को एज ए सिविल सर्वेंट आप लोगों को सोचना है कि ये सोच कर चलिए कि आप खुद सिस्टम का हिस्सा है, तो सिस्टम में रहकर सिस्टम को हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, हम बहुत अच्छे देश में हैं, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, और दूसरी बात कुछ और इम्पॉर्टेंटली कि वही कॉपी भरने की बिल्कुल मत सोचिएगा, पैनिक नहीं होना है। लिमिटेड, जितना कम पढ़ोगे उतना अच्छे से लिख पाओगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे, ये तय है। अगर 4 किताबें पढ़ी हैं तो फिर वहाँ पर कोई क्वेश्चन आया, उसी को आपने 4 किताबों से बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो फिर 6 नंबर में आ गया वो क्वेश्चन, तो फिर आप एक पेज में कैसे लिखेंगे उसे? तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा ही लिखना है। नंबर तो आपको उतने ही मिलने हैं, 6 में से 4 नंबर मैक्स टू मैक्स, 5 नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि कम पढ़ें, जितना पूछा है उतना ही लिखिए, क्योंकि कई बार होता है लोग कि जैसे बोल देते हैं कि अकबर की राजपूताना नीतियाँ लिखिए, तो वो लिख देंगे अकबर क्या था, कौन था, कहाँ से आया था, फलाना ढिमाका सब लिख देंगे, लेकिन वो संबंध भी लिख देंगे, लेकिन वो ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे फिर 6 नंबर में कि वो एक्चुअली में क्या था। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और रिलेटेबल लिखिए। मैं अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप कमेंट्स आते हैं या ये आते हैं, तो मैं सब्जेक्ट वाइज उठाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, क्योंकि मेंस की स्ट्रैटेजी इतने कम समय में बताना बहुत मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं पूरी बातें नहीं बता पा रही हूँ आप लोगों को। तो लेकिन जो भी है, बिगनर्स हैं, घटना चक्र आप उठाइए, अभी से लग जाइए। इसके अलावा तो कोई भी नोट्स उठा लीजिए, आप लोगों को सब सही रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मतलब कि और मिलते हैं। मेंस की स्ट्रैटेजी फ़िलहाल के लिए इतनी ही। नमस्ते।